दोस्तों, जब भी हम एसआईपी की बात करते हैं हमारे दिमाग में तुरंत आता है म्यूचुअल फंड। लेकिन मैं आज आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं जो 90% इन्वेस्टर्स नहीं जानते, या अगर जानते भी हैं तो ट्राई नहीं करते। और आपका फाइनेंशियल एडवाइजर, ये जिससे आप लोग सलाह लेते हैं, जो आपको म्यूचुअल फंड के टिप्स देता है, वो कभी भी आपको ये सीक्रेट्स नहीं बताता। एसआईपी केवल म्यूचुअल फंड में नहीं होता। एसआईपी आप स्टॉक्स में कर सकते हैं, एसआईपी आप गोल्ड में कर सकते हैं, एसआईपी आप ईटीएफ्स में कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ों में एसआईपी कर सकते हैं। और ये जो ऑप्शन है ना, ये गेम चेंजर होता है, क्योंकि इसमें आप जो फंड मैनेजर्स हैं उनके पास नहीं जाते, जो फिजिकल गोल्ड रखने के चैलेंजेस हैं उसको आप अवॉइड कर देते हो। तो ये आपको बेहतर रिजल्ट्स देता है। इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जो हम डिटेल में भी समझने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ट्रेडिशनल एसआईपी और ये जो मैं एसआईपी बता रहा हूँ इसमें क्या डिफरेंस है, स्टॉक एसआईपी क्या होता है, कैसे हम लोग डायरेक्टली स्टॉक में, शेयर्स में इस एसआईपी कर सकते हैं, मतलब हर महीने उसमें पैसे डाल सकते हैं। गोल्ड एसआईपी क्या होता है, गोल्ड एसआईपी पे कैसे काम करते हैं, ईटीएफ एसआईपी क्या होता है, इस पे कैसे काम करते हैं, और भी एसआईपी के क्या ऑप्शंस हैं, कैसे ये बेहतर है नॉर्मल म्यूचुअल फंड के एसआईपी से, और कैसे ये ज़्यादा रिजल्ट देता है। हम लोग केवल थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं लेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस भी देखेंगे, और ये भी देखेंगे कहाँ पर आपको कितना रिटर्न मिलेगा, और सारे जितने भी ऑप्शंस मैं आपको बताऊंगा उसका म्यूचुअल फंड एसआईपी के साथ कंपैरिजन करके भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ट्रेडिशनल जो हमारी एसआईपी होती है कि हम पैसे अपने फंड मैनेजर्स को देते हैं। फंड मैनेजर्स अपने डिसीजन लेता है कि किस अकाउंट में, किस शेयर में, किस फंड में मुझे कितने पैसे डालने हैं। आपका काम केवल इतना हो जाता है कि आप पैसे देते हो और चुपचाप बैठ जाते हो। फंड मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो प्रोफेशनल है, उसने ट्रेनिंग ली हुई है, उसको एक्सपीरियंस है। और उनके कंपनी में जहाँ पर जो ये एएमयूज़ हैं, तो बेसिकली बहुत सारे रिसर्चर्स हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, डेटा एनालाइज कर रहे हैं। तो आपका हेडेक यहाँ पर बच जाता है बिल्कुल। और यही रीज़न है कि म्यूचुअल फंड ज़्यादातर लोग ऑप्ट करते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि कंट्रोल आपके पास से चला गया। आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए फंड मैनेजर्स पे। फंड मैनेजर्स जहाँ पर एलोकेट करेंगे वहीं पर आप करोगे। तीसरी प्रॉब्लम आती है कि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो लगता है। ये एक्सपेंस रेशियो ऐसे नॉर्मली आपको बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब आप कंपेयर करोगे, मान लो आप 10,000 रुपये हर महीने डालते हो और 20 साल तक आप कंटिन्यूस इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और ये मान के चलते हैं कि आपने 1% के आसपास आपका उसमें एक्सपेंस रेशियो जा रहा है, और 12% के आसपास रिटर्न मिल रहा है, तो करीब 20 साल में आपका ये टोटल फंड होता है करीब 75 लाख रुपए के आसपास। लेकिन अगर वही आप स्टॉक एसआईपी लेते, स्टॉक में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते, और मान लो वो भी आपको 12% के आसपास ही रिटर्न देता, तो केवल एक्सपेंस रेशियो के हटने से, कम होने से, क्योंकि इसमें आपको केवल ब्रोकरेज देना पड़ेगा, इसमें आपको एक्सपेंस नहीं देना पड़ेगा जो इनके फंड मैनेजर्स के एक्सपेंसेस हैं, करीब ये आपका फंड हो जाता है 1 करोड़ रुपए के आसपास। तो आप देखोगे कि 25 लाख रुपए का डिफरेंस तो मैं एक छोटे से पॉइंटर से, कि मतलब स्टॉक में एसआईपी सेम रिटर्न मिल रहा है, सेम पैसे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो करीब 25 लाख का डिफरेंस तो यहीं पर भी आपको मिल जाता है। और यही रीज़न है कि हमें म्यूचुअल फंड के बियॉन्ड देखना चाहिए कि हमें एसआईपी करने के कौन कौन से ऑप्शन। हम एसआईपी क्यों करते हैं? क्योंकि हम ज़्यादा दिमाग नहीं मारना चाहते। हमें लगता है कि यार ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है तभी भी मैं कुछ पैसे डालता हूँ, मार्केट नीचे जा रहा है तभी भी पैसे डाल रहा हूँ। जब मार्केट नीचे जाएगा तो मुझे ज़्यादा शेयर्स या ज़्यादा एनएवीज मिलेंगे, और जब मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे जो भी एनएवीज मिलेंगे, तो मेरा एवरेज आउट हो जाएगा। और अगर कभी ये म्यूचुअल फंड रिटर्न देता है 15% का, कभी 8% का, 9% का, तो मुझे ऑन एन एवरेज 10-12% के आसपास रिटर्न मिल जाता है, तो मैं हैप्पी हो जाता हूँ, खुश हो जाता हूँ। यहाँ पर आप जो एडिशनल पे कर रहे हो, जो एक्सपेंस रेशियो आप एडिशनल पे कर रहे हो, जो आपका कंट्रोल नहीं है कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमारे पास बाकी सारे ऑप्शंस होते हैं एसआईपी में। और बाकी सारे ऑप्शंस जो एसआईपी के हैं, ये मार्केट इंडिया में अभी इवॉल्व हो रहा है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में ये कॉन्सेप्ट है नहीं, मैं कुछ यूनिक चीज़ आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ में
एसआईपी अलग अलग ऑप्शंस, अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में एसआईपी लोग करते हैं और काफ़ी इवॉल्व मार्केट है। भारत में अब थोड़ा सा ये पॉपुलर हो रहा है। अब मैंने आपको बताया कि एसआईपी म्यूचुअल फंड के अलावा कई सारी चीज़ों में कर सकते हैं। स्टॉक एसआईपी, गोल्ड एसआईपी, ईटीएफ में एसआईपी, हम सबके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं स्टॉक एसआईपी और म्यूचुअल फंड की एसआईपी। तो स्टॉक एसआईपी मतलब जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, मान लो किसी म्यूचुअल फंड में, हर महीने उसमें पैसे डालते हो, उसी तरीके से आपने शेयर में मतलब स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करने लगे और हर महीने एक तय तारीख को जिस तरीके से आप म्यूचुअल फंड में पैसे डालते थे उसी तरीके से इसमें भी म्यूचुअल फंड में पैसे, स्टॉक्स में भी, शेयर में भी पैसे डालोगे। मान लो आपने सोचा है कि मैं हर महीने 10,000 रुपये निकालता हूँ और 10,000 रुपये में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। अब अगर 10,000 रुपये का आप कोई फंड ना लेने के बजाय 10,000 रुपये स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न आने के चांसेस ऑफ कोर्स ज़्यादा है। लेकिन पूरा का पूरा पैसा स्टॉक में ऐसे किसी भी रैंडम स्टॉक में नहीं करना है, उसके लिए हम अभी एनालिसिस करेंगे, उसका रिस्क भी समझेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप सिमिलर तरीके की कंपनीज के स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और सिमिलर तरीके के फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो आपके रिटर्न में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लाखों का डिफरेंस आ जाएगा। अब स्टॉक में एसआईपी करने के दो तरीके हैं, एक तो मैनुअल तरीका है, दूसरा प्लेटफॉर्म बेस्ड तरीका है। मैनुअल तरीका है मतलब कि आपने कोई 10 कंपनीज फाइंड आउट कर ली कि इन 10 कंपनीज में मुझे एसआईपी करना है। जैसे आपने सोचा कि अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उसमें से आप 10 लिस्ट आपने निकाल ली, आपने सोचा कि चलो इसमें 10,000 रुपये मुझे इन्वेस्ट करने हैं तो 2,000 रुपये मैं सारे कंपनीज में डालूंगा हर महीने, और जैसे हम एसआईपी में 2 तारीख को डालते थे वैसे ही 2 तारीख को डालेंगे। तो एक तो ये तरीका है मैनुअल इन्वेस्टमेंट करने का एसआईपी के थ्रू। लेकिन बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे जीरोधा है, ग्रो है, ये सारे भी स्टॉक में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन देते हैं। तो आप वहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि प्लेटफॉर्म्स वाले जो एसआईपीज होते हैं, स्टॉक एसआईपीज होते हैं, वो थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है, क्योंकि फिर आपको उतना दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है, उतना कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, कभी भूल गए नहीं भूल गए, इन सब चीज़ों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल क्वेश्चन आता है कि भाई स्टॉक में तो हम इसीलिए तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे क्योंकि हमें समझ में नहीं आता कि किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें, कौन सी कंपनीज के शेयर्स लें। अब इसके लिए कोई वनीला फार्मूला नहीं है, कोई मतलब जेनरिक फार्मूला नहीं है, कोई ऐसा थंब रूल नहीं है कि मैं आपको बता दूं या कोई भी आपको बता दे और उस तरीके से आप उन शेयर्स को ले पाओगे। लेकिन सिंस आप स्टॉक में भी एसआईपी कर रहे हो तो एक स्ट्रेटजी पे काम किया जा सकता है। वो स्ट्रेटजी है, मान लो अगर आपको 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है तो आप उसको एलोकेट करिए, 10,000 रुपये को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करिए। हम 40% डालेंगे ब्लू चिप कंपनीज में, ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में नहीं, ब्लू चिप कंपनीज में, जैसे टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचडीएफसी बैंक है, जो भारत के बड़े बड़ी कंपनीज हैं। हमें पता है कि ये पिछले 10 साल से 15 साल से रेगुलरली परफॉर्म करती ही आई है। हमें इतनी चिंता करने की बात नहीं है, कभी थोड़ा सा नीचे जाएगा कभी ऊपर जाएगा, बट मोटा मोटा परफॉर्म करती है। तो 40% पैसा हम इन ब्लू चिप, तो 10,000 की हम बात कर रहे थे, तो 4,000 रुपये मैं ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक एसआईपी में डालूंगा। अब उसमें से 4 मैंने पकड़ लिया, एचडीएफसी, ये मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ एचडीएफसी बैंक या कोई भी जो मैं नाम ले रहा हूँ, बस एग्जांपल के आपको बता रहा हूँ। बड़ी कंपनीज है, टीसीएस है, रिलायंस ले लिया, टीसीएस ले लिया, इन्फोसिस ले लिया, एचडीएफसी बैंक ले लिया। इसमें 1,000 रुपये एसआईपी हर महीने डाल, चाहे मैनुअल डाल रहे हो चाहे प्लेटफॉर्म के थ्रू डाल रहे हो, किसी भी तरीके से डाल रहे हैं और कंटिन्यू हमारा हो रहा है। उसके बाद 30% पैसा हम डालेंगे सेक्टोरल फंड्स में। सेक्टोरल फंड्स जैसे अलग अलग सेक्टर्स ले लिए, 4-5 सेक्टर्स जो आपको लगता है कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म करने की मतलब प्रोबेबिलिटी है। अब देखो यही म्यूचुअल फंड और स्टॉक में डिफरेंस भी है।
जब म्यूचुअल फंड ले रहे थे तो हमें जो इतना दिमाग मारने की जरूरत नहीं थी कि कौन सा स्टॉक परफॉर्म करेंगे, कौन से सेक्टर्स परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर आपको रिटर्न ज़्यादा चाहिए तो फिर रिस्क तो थोड़ा सा लेना पड़ेगा। तो रिस्क और ये थोड़ा मेहनत है एसआईपी स्टॉक में। बाकी जो एसआईपी अभी मैं बताऊंगा, गोल्ड एसआईपी, ईटीएफ एसआईपी, उसमें उतना मतलब दिमाग नहीं मारना है, उसमें उतना रिसर्च नहीं करना है आपको। लेकिन स्टॉक एसआईपी में रिसर्च करना पड़ेगा। तो 30% पैसा मैंने सेक्टोरल्स, जो किसी भी सेक्टर की जो सबसे नंबर 1 कंपनी, जैसे मान लो फार्मा की बात करें तो सन फार्मा है, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर। हम एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, वो सबसे बड़ी है। तो इसी तरीके से हम 4-5 सेक्टर्स डिसाइड करेंगे जो हमें लगता है अच्छा परफॉर्म करेंगे, और उसकी टॉप 1 कंपनीज में, 1 या 2 कंपनी में 500 रुपये, 300 रुपये, जितने का भी हम स्टॉक ले सकते हैं, वो हम उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे। उसके बाद 20% मैं ग्रोथ स्ट्रैटेजी में लगाऊंगा, जो मिड साइज की कंपनीज है जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अब उसका करने का तरीका है कि मैंने कुछ स्टॉक्स निकाले जो मिड साइज की कंपनीज है, मतलब वो टॉप 50, टॉप 100 में छोड़ दे रहा हूँ। उसके बाद की जो कंपनीज है लिस्टेड हैं उसमें आपने देखा, और उसमें आप उसकी कुछ कंपनीज आइडेंटिफाई करी, टॉप की जो परफॉर्मर्स हैं, और उसमें मैं एक मतलब वो 20% या मतलब 2,000 रुपये, अगर 10,000 का एग्जांपल लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट हर महीने एसआईपी के थ्रू करूंगा। अब इसका बेनिफिट, इतनी सारी चीज़ों में करने का बेनिफिट ये हो रहा है कि एक तो मैं स्टॉक्स डायरेक्ट ले रहा हूँ तो रिटर्न्स ऑफ कोर्स ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं, रिस्क भी ज़्यादा है, ये हमें ध्यान में रखना है, बट रिटर्न्स ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं क्योंकि हम रिस्क ले रहे हैं। दूसरा, हमने थोड़ा सा ब्लू चिप में भी डाल दिया, थोड़ा मिड कैप में भी डाल दिया, मतलब मिड साइज की कंपनीज में भी डाल दिया। अब अगर ये सब मिला के आप बहुत बेकार करते हो और किसी इंडेक्स फंड जैसा रिटर्न भी आपको मिलता है, उससे ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता, मतलब शेयर, वैसे तो शेयर में और ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए बट उतना ही भी रिटर्न मिलता है, 10%, 12% जो भी, तो भी आपका वो 1%, 1.5% जो एक्सपेंस रेशियो है वो बचेगा पूरा का पूरा। इसमें केवल ब्रोकर जाएगा, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 0.03%। तो बहुत ही मिनिमल अमाउंट उसमें आपका जाएगा। अब देखो, गोल्ड एसआईपी भी इसी तरीके से काम करेगी। एक चीज़ ये हमें समझने की ज़रूरत है, गोल्ड में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, चाहे डिजिटल गोल्ड आप ले रहे हो, सोवरेन बॉन्ड ले रहे हो, या ईटीएफ्स ले रहे हो गोल्ड के, कोई भी इसमें से आप ले रहे हो, तो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट मैं कभी भी वेल्थ क्रिएशन का जर्नी नहीं मानता। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट एक प्रोटेक्शन है आपका। पहला रीज़न ये है कि गोल्ड, जब भी शेयर मार्केट नीचे जा रहा है या डावाडोल है या फ्लक्चुएट कर रहा है, या कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, या बिल्कुल नीचे ही जा रहा है, जैसे पिछले भी 1-1.5 साल में आप देखोगे मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ऐसे केसेस में हमेशा गोल्ड ऊपर भागता है। क्या ये गारंटीड है प्रोडिक्शन है? नहीं, गारंटीड प्रोडिक्शन नहीं है, मैं डेटा के बेसिस पे कह रहा हूँ। आप पिछले 15-20 साल का, 30 साल का भी एग्जाम्पल लेंगे तो यही आपको पैटर्न दिखेगा। जब स्टॉक नीचे जाता है, स्टेगनेंट होता है, तो गोल्ड ऊपर भागता है, और जब स्टॉक ऊपर भागता है तो गोल्ड नीचे नहीं गिरता, गोल्ड स्टेगनेंट हो जाता है उसी पे। जैसे 2011 से करीब 15 तक करीब वही एक ही प्राइस था, 26,000 या 27,000 के आसपास। तो 4-5 साल में गोल्ड ने बिल्कुल रिटर्न नहीं दिया। बट हर महीने आप डाल रहे हो, एसआईपी के जैसे डाल रहे हो, तो इसमें रिटर्न आपको ऑन एन एवरेज 8% के आसपास मिलेगा लॉन्ग टर्म में। बड़ी आपका एक तरीके से प्रोटेक्शन है। तो म्यूचुअल फंड, जैसे हम लोग कई बार होता है ना कि हम बिल्कुल ऐसे फंड्स में डाल देते हैं पैसे जहां पर हमें लगता है कि बिल्कुल सेफ हो, बिल्कुल सिक्योर हो, तो गोल्ड में आप डाल सकते हो, ये आपके लिए अच्छा। गोल्ड में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डिजिटल गोल्ड में सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि जीएसटी की वजह से, और सोवरियन गोल्ड बॉन्ड तो अब क्योंकि प्राइमरी मार्केट में आ नहीं रहा है, तो सेकेंडरी मार्केट में वो प्रीमियम पे बिकता है, तो वो आपको रिटर्न उतना अच्छा मिलता नहीं है। फिजिकल गोल्ड भी मैं सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि उसमें वो मेकिंग चार्जेस और वो सारी चीज़ें, तो जितना रिटर्न आपको मिलेगा वो और कम रिटर्न हो जाएगा। सबसे बेहतर है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए गोल्ड के ईटीएफ।
गोल्ड के ETF में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, मतलब कंपैरेटिवली बाकी सारे ऑप्शन से। अब जैसे मैं देख रहा था कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो गोल्ड में, डिजिटल गोल्ड में या गोल्ड में देते हैं, आपको ऑप्शन देते हैं उसके लिए। तो डिजिटल गोल्ड में से पेटीएम गोल्ड है, तो मिनिमम ₹1 से आप स्टार्ट कर सकते हो, बहुत सिंपल इंटरफेस है। गूगल पे गोल्ड है, ये भी डिजिटल गोल्ड में ऑप्शन देता है, इंटीग्रेटेड विद जीपे है, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स है। MMTC पैम है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक है, उस पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फोन पे गोल्ड है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये गोल्ड के ऑप्शंस आप प्रोटेक्शन के तरीके से देख सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। अब मुझे ये जो ऑप्शंस हैं, जैसे म्यूचुअल फंड है, स्टॉक है और गोल्ड का ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिया, इन सबसे बेहतरीन लगता है ETF में SIP करना। क्यों, ये भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ETF क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, मतलब जैसे आप शेयर्स को, स्टॉक्स को ट्रेड कर लेते हो प्लेटफॉर्म पे, मतलब टर्मिनल पे आप बैठते हो तो ट्रेड कर पाते हो, उसी तरीके से आप ETFs को भी ट्रेड कर पाते हो। तो एक तो इसमें आपको रिक्वायरमेंट हो जाएगी, आपको डीमैट अकाउंट चाहिए होगा। तो डीमैट अकाउंट आपको, क्योंकि आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो ट्रेडिंग के लिए डीमैट अकाउंट चाहिए। म्यूचुअल फंड के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती है। अब और म्यूचुअल फंड के बेनिफिट भी मिलते हैं, क्योंकि ये फंड्स हैं, ये स्टॉक्स नहीं है। तो जैसे म्यूचुअल फंड का डाइवर्सिफिकेशन होता है, उसी तरीके से इनका भी डाइवर्सिफिकेशन हुआ पड़ा है, इन फंड्स का। लेकिन सिंस इनको फंड मैनेजर्स डायरेक्टली मैनेज नहीं कर रहा है कि कितने टाइम तक इन्वेस्टमेंट करके रखना है, कितने टाइम तक नहीं करके रखना है, उसने एक फंड बना के दे दिया रिसर्च करके बेस। अब वो आपकी मर्जी है कि कितने टाइम तक आप उसको रखना चाहते हो, कब बेचना चाहते हो, कैसे ट्रेड करना चाहते हो, कब सेल करना है, बाई करना है। तो बेनिफिट आपको ये होता है कि आपको ये जो एक्सपेंस रेशियो यहां पर लग रहा है, ये काफी कम हो जाता है। जहां पर एक्सपेंस रेशियो आपको म्यूचुअल फंड में 1-1.25% के आसपास लग रहे थे, ये 0.5 से, मतलब मैक्सिमम 0.5 के आसपास लगता है, ज्यादातर में बहुत कमी होता है। और ETF में एक और बेनिफिट हो जाता है कि लिक्विडिटी इसकी आसान होती है। जैसे जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो म्यूचुअल फंड में आप, एक तो जब आप सेल करोगे तो उस डे एंड का NAV के हिसाब से वो सेल होगा। ETF जब आप जिस समय सेल कर रहे हो, उस समय की उसकी वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से होगा। जैसे शेयर मार्केट में हम स्टॉक्स की देखते हैं। फिर लिक्विडिटी, म्यूचुअल फंड नॉर्मली T+2 T+3 पे आपको पैसे आते हैं, और ये 2 दिन में पैसे आ जाते हैं ETF में। तो ये आपको लिक्विडिटी का भी बेनिफिट ETF में मिलता है। और अब अगर हम लोग ETF के एग्जीक्यूशन की बात करें, तो इसके लिए भी वही ऑप्शन है। एक मैनुअल ऑप्शन है, एक प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑप्शन है। मैनुअल मतलब आपने कुछ 5-6 ETF के फंड्स मतलब आपने आइडेंटिफाई कर लिए, और फिर उसमें हर महीने मैनुअली पैसे आप डाल रहे हो। और दूसरा प्लेटफॉर्म जैसे जीरोधा कॉइन है, तो ग्रो के ETFs हैं, ये मतलब ऑप्शन भी आपको देते हैं कि डायरेक्ट आप SIP कर सकते हो, हर महीने ऑटोमेटिक पैसे आपके डिडक्ट होते रहेंगे, ETF में पैसे जाते रहेंगे। अब अगर हम जितने भी ऑप्शन हमने देखे, इसको कंपेयर करें और फाइनल डिसीजन मेकिंग करें, तो मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, मैं आपको वो चार्ट एक बार समझाता हूँ। रिटर्न के बेसिस पे, मतलब कौन सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है, जितने भी हमने ऑप्शंस देखे SIP करने के लिए, तो स्टॉक SIP सबसे हाईएस्ट रिटर्न देगा। उसके बाद ETF का SIP, उसके बाद म्यूचुअल फंड का SIP, और सबसे कम गोल्ड का SIP, मतलब गोल्ड में अगर आप SIP करते हैं। अब अगर हम कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, तो स्टॉक SIP में सबसे ज़्यादा कंट्रोल भी होता है, ETF SIP में उससे कम, म्यूचुअल फंड और गोल्ड यहाँ पर उलट जाता है। तो गोल्ड SIP में आपको थोड़ा सा कंट्रोल फिर भी मिलता है, म्यूचुअल फंड में आपको वो भी कंट्रोल नहीं मिलता है। जो फंड मैनेजर्स हैं उन्हीं के डिसीजन पे आपको 100% डिपेंडेंट रहना है। अब अगर कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करें कि कौन सा ऑप्शन चीप है, कौन सा ऑप्शन बेहतर है, तो स्टॉक SIP चीपेस्ट होता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का और चार्जेस आपको नहीं देने, केवल ब्रोकेज चार्ज देना है। ETF SIP बहुत कम होता है, 0.05 से 0.15% के आसपास, गोल्ड SIP 0.5 से 1%, और म्यूचुअल फंड एक्सपेंसिव होता है 1 से
1.25%, 1.5% के आसपास म्यूचुअल फंड में लगता है। मैनेज करने में सबसे डिफिकल्ट है स्टॉक एसआईपी, क्योंकि इसमें आपको एफर्ट चाहिए, थोड़ा सा रिसर्च चाहिए, थोड़ा सा आपको मेहनत इसमें करनी पड़ेगी। उससे इजी है ईटीएफ का एसआईपी, उससे इजी है गोल्ड, और म्यूचुअल फंड तो इजी है ही, क्योंकि म्यूचुअल फंड का तो आइडिया ही यही था, इसीलिए तो हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे शुरू से। तो ये सबसे इजी है, उसमें आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं मारना है। आप पैसे दे रहे हो, कोई आपके जगह पर आपके लिए फंड को मैनेज कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब हमें चूज क्या करना चाहिए? हमने इतने सारे ऑप्शंस तो बात कर ली। अब अगर कोई बिगनर है तो मैं बोलूँगा कि म्यूचुअल फंड तो उसको बिल्कुल हटाना नहीं चाहिए। थोड़ा म्यूचुअल फंड रखे, थोड़ा सा स्टॉक एसआईपी में, थोड़ा सा ईटीएफ एसआईपी में शुरू कर सकता है। अब आपको एक दो साल हो गए, थोड़ा सा मार्केट की समझ आ गई, स्टॉक्स कौन से ऊपर जाते हैं, कौन से नीचे जाते हैं, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई, तब आप स्टॉक एसआईपी को थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए। याद रखिए, स्टॉक एसआईपी में रिस्क अच्छा खासा होता है, और रिस्क होता है इसलिए हमें स्टॉक एसआईपी में बिल्कुल घुस नहीं जाना चाहिए। एक और पॉइंट आता है कि मान लो आप अभी आज की डेट में म्यूचुअल फंड एसआईपी कर रहे हो, तो क्या करें, आज बंद कर दें और बंद करके पूरा पैसा हम लोग इसमें मतलब स्टॉक एसआईपी या ईटीएफ एसआईपी में डाल दे? नहीं। आप या तो उसमें से जो सबसे, अगर आप पैसे और बढ़ाना चाहते हो, मान लो 10,000 हर महीने आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अब आपको 2,000 रुपये एडिशनल करना है, तो वहाँ से शुरू कर सकते हो, ईटीएफ एसआईपी या स्टॉक एसआईपी से। लेकिन अगर आपके पास क्षमता नहीं बढ़ाने की, अभी आप 10,000 कर रहे हो, 10,000 ही करना चाहते हो, तो जो उसमें से सबसे कम परफॉर्मिंग आपका फंड है, उस फंड को बंद करेंगे। उस फंड को बंद करके ईटीएफ एसआईपी या गोल्ड एसआईपी से स्टार्ट करेंगे। गोल्ड एसआईपी अगेन वेल्थ क्रिएशन के लिए नहीं है, वो तो एक हेजिंग के लिए है, प्रोटेक्शन के लिए है। तो ईटीएफ एसआईपी से स्टार्ट करेंगे। जब ईटीएफ एसआईपी में थोड़ा आइडिया हो जाए, समझ आ जाए, तब फिर उसके बाद हम लोग स्टॉक के एसआईपी पे जाएंगे। अब जो आपका सबसे पुअर परफॉर्मिंग फंड था म्यूचुअल फंड में, आपने उसको तो बंद कर दिया, उसके पैसे आप ईटीएफ एसआईपी या स्टॉक एसआईपी में डालने लगे। लेकिन जो पैसे इकट्ठा हुए हैं, जो बने हुए हैं, मान लो 1,00,000, 50,000, 10,000, 2,00,000, जो भी बने हुए हैं, उन पैसों को वहां पर पड़े रहने दें या क्या करें? तो एक तो तरीका ये है कि उन पैसों को आप विदड्रॉ करके और उसको हम लोग मूव करेंगे। मतलब जैसे मान लो आपने 1,00,000 रुपए इकट्ठा किए थे म्यूचुअल फंड में, अभी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, आपने बंद कर दिया। अब उसमें से हर महीने 10,000 केवल निकालेंगे और 10,000 रुपये उधर डालेंगे। तो एक तो आप जो इन्वेस्टमेंट अब करने वाले थे हर महीने, वो भी, और जो पुराना हर महीने कर चुके थे, उसमें से भी कुछ कुछ फंड निकाल के, पूरा पैसा निकाल के इकट्ठा नहीं डाल देना है। ये ध्यान देने वाली बात है। तो पॉइंट ये है कि म्यूचुअल फंड हमने किया, बहुत टाइम किया, इन्वेस्टमेंट किया, सीखा, हमें थोड़ी समझ आ गई। अब हमें उसी पे रुके नहीं रहना है, अगले स्टेप पे जाना है, अगले लेवल पे जाना है, थोड़ा सा और बेटर करना है। मार्केट में क्या चीज़ें चल रही है, इसके बारे में देखना है, सोचना है, समझना है, और जब समझ में आए तो फिर उस पर काम करना है। उम्मीद है ये एसआईपी का तरीका आपकी इन्वेस्टमेंट, वेल्थ, इसमें बेटर इम्पैक्ट डालेगी और आप बेहतर इन्वेस्टर बन पाएंगे, आप अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिए। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।